निश्चिंत होकर के बात करता हूँ। यस विपिन जी, आप 6 बजे तक ले लीजिए, उसके बाद करते हैं बात। ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा स्पीड अप भी करता हूँ। तो जी, इस बाकी इसी सवाल को हम क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर से साफ कर लेंगे। मैं समझ रहा हूं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टिकलिश है, थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए सच बताऊं मैं आपको, ये हिंदू लॉ वास्तव में टिपिकल है। जजमेंट्स भी सब कंफ्लिक्टिंग मिलते हैं हमको। मैं बड़ा परेशान हुआ, इसकी गांठ ही नहीं खुल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगस्त 2020 में आया, 3 जज बेंच का जजमेंट है, अरुण मिश्रा साहब का लिखा हुआ, काफी कुछ उन्होंने डिटेलिंग करी, तो कुछ माइंड खुला कि क्या है ये मामला। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सर। अब एक 2005 पे आना था मुझको, वो मैं जरा क्लियर कर दूं सर। 2005 में क्या हुआ, उससे पहले एक बात क्लियर करूं सर कि सर कॉन्सेप्ट क्या है, सारा का सारा झमेला चल क्या रहा है। ये ना हमारी सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है सर? हम ये देखते हैं सर, हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ ना कन्यादान का सिस्टम है। कन्यादान बोलते हैं हम लोग का मतलब क्या है सर, कि जब हमारे बच्चे की, लड़की की शादी होती है ना, हम बोलते हैं कन्यादान किया हमने, और वो बच्चा, हमारी जो बेटी है, वो दूसरे की फैमिली का हिस्सा बन जाती है। ये बिल्कुल बड़ा मतलब बड़ा एक पायस सा कॉन्सेप्ट है हमारे मन में, कि जब बच्ची हमारी दूसरे के घर जाती है तो वो उसका उस परिवार का हिस्सा बन जाती है, वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रहती। हम उसको शिक्षा भी यही देते हैं कि बेटा अब वो तेरा परिवार है। उल्टा कर लो, जब घर में लड़के की शादी होती है और उसकी वाइफ घर में पहली बार आती है, तो हम क्या कहते हैं, अब तेरे माँ बाप हम हैं, अब वो माँ बाप तो जहां थे भाई वो अपने घर रह गए, अब तेरे माँ बाप हम हैं, अब तू हमारी बेटी है। ये एक बड़ा नोबल सा, पायस सा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है। शायद इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेडिशनली ऐसा रहा होगा कि जब लड़की की शादी हो जाती थी, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी रहा, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात भी रहा, जब लड़की की शादी हो जाती है तो कॉन्सेप्ट क्या था कि अब वो एचयूएफ का हिस्सा नहीं रहे, और जो लड़की, मेरे लड़के की शादी हुई और ब्याह कराई हमारे घर में, वो हमारी एचयूएफ का हिस्सा हो गई। ये एक कॉन्सेप्ट है। और शायद इसीलिए ट्रेडिशनली ऐसा रहा हो कि हमारी बेटी जो दूसरे के घर चली गई, अब उसके हस्बैंड के थ्रू उस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, और हमारे घर जो लड़की आई उसके हस्बैंड के थ्रू जो हमारा लड़का है, हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। ये ट्रेडिशनली शायद ऐसा कॉन्सेप्ट रहा हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या रही होगी, मैं तो बाय एज आई एम यंगर, तो मैं तो अंदाज से कह रहा हूं, शायद सोसाइटी में ये समझा गया, जो इंटेलिजेंशिया है, जो जुडिशियल माइंड है, ये समझा गया। इसमें झंझट ये है, इसमें बात ये थी कि फीमेल्स को जो राइट मिल रहा था अपनी मैरिटल फैमिली में, जहां उनकी शादी होकर गई, वो थ्रू हस्बैंड मिल रहा था, अपना अधिकार उनका नहीं बन पा रहा था। हमारी बेटी जो दूसरे के घर में शादी होकर गई, उसको अधिकार तो मिल रहा था, लेकिन थ्रू हस्बैंड नहीं मिल रहा था। तो हम तो ये मतलब कॉन्सेप्ट क्या थी कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि वाइफ और हस्बैंड तो एक ही है, तो वो हस्बैंड के थ्रू मिल रहा था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कॉन्सेप्ट रही होगी। तो बाद में जब इस पर मंथन हुआ होगा तो ये समझा गया कि नहीं, फीमेल को तो बाई बर्थ वही राइट मिलना चाहिए जो मेल को मिलता है। जब मेल को बाई बर्थ अपने फादर की प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है बाई बर्थ, तो फीमेल को क्यों नहीं होना चाहिए? फीमेल को आप बोलते हो नहीं, जब मैरिज होगी तो थ्रू हस्बैंड, ये क्या बात है? तो शायद ये कॉन्सेप्ट रही होगी कि फीमेल को क्या हो गया, तो वो फीमेल है, उनको बिल्कुल वही अधिकार मिलने चाहिए जो मेल को मिलते हैं, यानी कि सन और डॉटर में फर्क नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट रही होगी। इस कॉन्सेप्ट के चलते ये व्यवस्था आई कि नो, डॉटर्स को फादर की प्रॉपर्टी में राइट मिलना ही चाहिए, राइटफुल्ली शी शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। हालांकि प्रैक्टिकली हम आज देखते हैं कि आज भी डॉटर्स अपना हिस्सा छोड़ती हैं, मुझको नहीं चाहिए, भाई लोगों को ही मिलना चाहिए, छोड़ देती हैं। वो कम होता है ऐसा कि लड़कियां लेती हों, लेकिन लॉ के हिसाब से ले सकती हैं। अब एक कदम बढ़ना था मुझको 2005, 1956 के लॉ ने थोड़ा सा तो हिंदू लॉ को डाइल्यूट कर दिया कि हम ट्रेडिशनल सिस्टम से नहीं चलेंगे, लेकिन पूरा नहीं किया। तो उस हिस्से को पूरा करने के लिए फिर 2005 में एक डेवलपमेंट हो। 2005 में से फिर ये बात चली कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये जो सिस्टम ही खत्म कर दो। कौन सा सिस्टम? ये जो प्रॉपर्टी वाला सिस्टम है, ये सिस्टम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खत्म मत कर दो, पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये जो प्रॉपर्टी का सिस्टम है,
सर्वाइवरशिप वाला, ये खत्म कर दो। तो प्रॉपर्टी तो ना इंडिविजुअल के पास ही जानी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था कर दो। तो अभी भी उन्होंने क्या किया, एचयूएफ का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं किया 2005 में भी, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट क्या था कि डॉटर को बाय बर्थ वो राइट मिलना चाहिए जो सन को मिलता है। एक फादर के चिल्ड्रन में सन भी है और डॉटर भी है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर 2005 में अमेंड हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट। क्या कहा उसने, उन्होंने ये कहा, आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है सर, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटल्ड था। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आप ये बोलते हो, को पासनरी प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक ही बात है। आप ये बोलते हो कि सन को तो बाय बर्थ राइट मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो को पासनर होता है, लेकिन फीमेल मेंबर जो कि तो डॉटर है उसको बाय बर्थ राइट नहीं मिलता क्योंकि वो को पासनर नहीं होती। ये गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये बात थी। अब इसको ठीक करने के लिए 2005 में एक कानून आया, अमेंडमेंट हुआ। क्या कहा उन्होंने इतना कहा कि अब जो डॉटर होगी, सितंबर 2005 में ये कानून आया, तो सितंबर 2005 के बाद उन्होंने ये कहा, अब से डॉटर को बाय बर्थ को पार्टनर वो बन जाएगी, का मतलब उसको वही राइट मिलेंगे जो सन को बाय बर्थ मिलते हैं। बाय बर्थ जोड़े रखना सर इसमें, बस जो जिससे आप कहते हो ना जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर लड़के का जन्म सिद्ध अधिकार है फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, सेल्फ एक्वायर्ड का लॉ सेटल्ड है, सेक्शन 8 है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सेक्शन 6 है, बस ये ध्यान रखिएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़के का जन्म सिद्ध अधिकार है, पैदा होते के साथ ही राइट मिल जाता है उसको, और राइट टू पार्टीशन है उसके पास, लेकिन लड़की को नहीं मिलता है। तो ये राइट दे दिया उन्होंने 2005 में, ये किया कि नाउ द डॉटर विल बी को-पार्टनर ऑफ द हिंदू को-पार्टनरी इन द सेम मैनर एज अ सन इज। जैसे एक लड़के को जन्म सिद्ध अधिकार है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उसी तरीके से लड़की को भी अधिकार होगा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। हां, उसके जन्म के वक्त फादर के पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं है, बात खत्म। अधिकार किसमें होगा? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात ही नहीं हो रही, ना बच्चे को होता ना डॉटर को होता, ना सन को होता ना डॉटर को होता। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सन का बाय बर्थ अधिकार होता है, तो वो अधिकार डॉटर को भी दे दिया गया 2005 में। हमारे यहां सर कॉन्सेप्ट क्या रहा ट्रेडिशनली, उन्होंने ये कहा जो आपको इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे फादर से मिले या ग्रैंडफादर से मिले, वो आपकी अकेले की नहीं होती है। उसमें आपका कौन सा पुरुषार्थ है भाई? आप उनके बेटे हो, बस यही आपका पुरुषार्थ है, और आपको प्रॉपर्टी मिल गई। तो वो आपकी अकेले की नहीं हुआ करती है, वो आपको प्रॉपर्टी इसलिए मिली कि वो आप और आपकी फैमिली के लिए मिली है। वो प्रॉपर्टी आपके अकेले के लिए नहीं मिली है कि आप मौज करोगे वो प्रॉपर्टी बेच बाच के खा जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो आपको फैमिली के लिए मिलती है, जिम्मेदारी है उसकी आपके ऊपर। ये कॉन्सेप्ट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, को-पासनरी प्रॉपर्टी का। अब उसमें लड़के को जन्म से अधिकार मिलता था, लड़की को भी जन्म से अधिकार दिया गया 2005 के कानून से। ये है, तो 2005 में लड़की के फादर के पास जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, को-पासनरी प्रॉपर्टी थी, उसमें जितना लड़का हिस्सेदार था, बेटा हिस्सेदार था उनका, उतनी भी बेटी भी हिस्सेदार हो गई कानून आने से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब 2005 का कानून आया, यानी कि 2000 लड़की जो डॉटर है, ऐसा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कानून में कि 2005 के बाद जो डॉटर्स का जन्म होगा, बर्थ होगा, उनको राइट मिलेगा। नो, 2005 में जितनी डॉटर्स थी होंगी सबको राइट मिल गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में फादर की। ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब 2005 का कानून आया उस समय फादर थे या नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए अब ध्यान देना सर, मैं ये बहुत बारीक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। 2005 में जब कानून आया उस दिन लड़की के फादर लाइव थे या नहीं थे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वो को-पासनरी, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो को-पासनरी की प्रॉपर्टी कहला रही थी, वो थी या नहीं थी, वो थी या नहीं थी। अगर को-पासनरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी 2005 में,
तो उस प्रॉपर्टी में लड़की को, डॉटर को अधिकार दे दिया। किसने? इस 2005 के कानून ने। अब इस बात को आप पकड़ लोगे, मैंने पहले इसकी जमीन बनाई थी कि फादर की डेथ हो गई थी 2005 से पहले, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कोपासनरी, वो एचयूएफ का डिवीजन हो गया था, पार्टीशन हो गया था। दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पार्टीशन हुआ था या नहीं हुआ था, ये डेथ से नहीं तय हो जाएगा, क्योंकि फादर की डेथ 2005 से हो गई थी तो वो पार्टीशन हो गया था, और इसलिए अब तो कोई कोपासनरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो लड़की को कौन सा अधिकार चाहिए? नो, फादर की डेथ हो गई होगी, ये प्रूव करना पड़ेगा कि पार्टीशन हो गया था 2005 से पहले, पार्टीशन हो गया था, तो वो नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि कोपासनरी प्रॉपर्टी नहीं है 2005 में। लेकिन अगर पार्टीशन नहीं हुआ था तो केवल डेथ हो गई थी फादर की, उससे पार्टीशन जो है सिद्ध नहीं होता है, तो फिर लड़की का राइट उस प्रॉपर्टी में रहेगा। ये साफ सुथरी बात है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये वापस उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो गया होगा कि डेथ होने से पार्टीशन नहीं हुआ करता। पार्टीशन होने के लिए आपको साबित करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने ये सजेस्ट किया कि हमको सावधान होना चाहिए। अगर पार्टीशन वास्तव में हुआ तो उसका कागज बनाना चाहिए, फैमिली सेटलमेंट बनाना चाहिए, कि तो पार्टीशन डीड बनाना चाहिए। डेथ से आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि पार्टीशन हो गया था, तो प्रूव करना पड़ेगा अलग से। इवन 2005 के कानून ने तो ये कह दिया, 2005 का कानून आया सितंबर 2005 में, पार्लियामेंट ये समझ पा रही थी कि बिल तो पहले आ गया था, बिल आ गया था 20 दिसंबर 2004 को, कानून पास हुआ सितंबर 2005 में, तो वो समझ गए थे कि 20 दिसंबर 2014 को जब पब्लिक डोमेन में ये कानून आ गया तो लोग बहुत होशियार हैं, खटाखट सारी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर देंगे। जिस दिन कानून आएगा, लागू होगा, प्रेसिडेंट के साइन के बाद पता पड़ा कोपासनरी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं, क्योंकि लड़कों ने पहले ही उसका पार्टीशन करवा लिया पिताजी से। तो उन्होंने क्या नियम बना दिया? बोले 20 दिसंबर 4 के बाद ये पार्टीशन मान्य नहीं होंगे। 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई पार्टीशन हो गया है वो मान्य हो जाएगा, उसमें नहीं मिल पाएगा लड़की को अधिकार। लेकिन 20 दिसंबर 2004 से पहले पता पड़ा आपने ओरली पार्टीशन कर लिया, बोले नहीं वो नहीं चलेगा। 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई पार्टीशन हो गया तो वो रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड होना चाहिए, या तो कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, वरना आप क्या करोगे? आप सारे के सारे बैकडेट में पार्टीशन कर लोगे, और जो डॉटर को हमने अधिकार दिया 2005 में कि उसको कोपासनरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा, वो नहीं मिल पाएगा फिर तो ये व्यवस्था दी गई। इवन इस व्यवस्था में तो जो ओरल फैमिली सेटलमेंट है वो शामिल नहीं किए गए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये रजिस्टर्ड डीड नहीं भी है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं भी है, लेकिन ये साबित कर पाता है, हो जाता है कि पार्टीशन हुआ था, फैमिली सेटलमेंट है जिस पर एक्ट अपॉन हुआ है, जिसका एविडेंस है, जिसके विटनेस हैं, जिसका फिजिकल डिवीजन हुआ होगा प्रॉपर्टी का, उसके बाद फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में अलग अलग रहने लगी होगी, ऐसे सारे एविडेंस के साथ में अगर ये प्रूव हो जाता है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले पार्टीशन हो गया था, नॉट द डेथ ऑफ द फादर, तो ठीक है, वरना लड़की का उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार रहेगा। आखिरी बात करता हूं क्योंकि समय कम बचा। अब आखिरी बात ये, अगर इस व्यवस्था को आप नहीं चाहते हो कि इस तरीके से जो है वो डिवोल्यूशन हो प्रॉपर्टी का, डिवीजन हो प्रॉपर्टी का, कानून तो ये है, इसे हम कहते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन, यानी कि आपने विल नहीं लिखी। अगर आप चाहते हो कानून के हिसाब से, सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, जो सेक्शन 8 और सेक्शन 6 है, सेक्शन 8 सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का, सेक्शन 6 एचयूएफ प्रॉपर्टी का, अगर आप चाहते हो कि ऐसे बंटवारा नहीं चाहिए मुझको मेरे बाद, तो फिर आपका काम ये है कि आप विल लिखो और आप बताओ कि आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे चाहते हो। सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको छूट देता है कि आपका जो हिस्सा है ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एज को-पार्टनर, उसकी भी आप विल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसको आप गिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन विल कर सकते हो। विल से आप ये तय कर सकते हो कि आपके बाद आपका जो हिस्सा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उसका बंटवारा आपके लीगल हेयर्स में कैसे होगा। वो आप लीगल हेयर से बाहर जाकर भी किसी को देना चाहते हो, दे सकते हो। तो अगर आप किसी को भी कुछ भी देना चाहते हो, या आप रेशो चेंज करना चाहते हो कि मेरे बच्चों को इस रेशो में ना मिले, इस रेशो में मिले, क्योंकि लॉ तो ये कहता है इक्वली पड़ जाएगा, इस रेशो में ना मिले, इस रेशो में मिले,
या आप चैरिटी में देना चाहते हो, या हो सकता है किसी ने आपकी बड़ी मदद की हो, सेवा की हो, आपके बच्चों ने ना की हो, किसी दूसरे ने की हो, किसी भतीजे ने की हो, किसी ने की हो, आप देना चाहते हो, तो विल आपकी जिम्मेदारी है। फिर विल लिखना आपकी जिम्मेदारी है। विल को रजिस्ट्री कराने का, रजिस्टर कराने का कोई मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हो तो उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं है, स्टैंप ड्यूटी नहीं है। तो विल कराना जरूर, विल में 2 विटनेस जरूरी है। इसमें ध्यान ये रखना चाहिए सर, जब आप विल बनाओ और विटनेस करो तो विटनेस यंगर लोगों के कराना, विटनेस यंगर लोगों को कराना कि जब जरूरत पड़े तो वो कोर्ट में खड़े होकर विटनेस दे सकें। हम ये मानकर चलते हैं कि एज के हिसाब से हम ऊपर जाएंगे, तो अपने आपने पता पड़ा मेरी एज है 40 साल और मैंने विटनेस बना लिया एक 80 साल के साहब को, मुझसे पहले वो चले गए, तो वो विटनेस कौन देगा फिर उसकी जब कोर्ट में जरूरत पड़ेगी? तो विटनेस में जरा ध्यान रखने की बात है कि आप यंगर को बनाइए जिसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके बाद जरूरत पड़ेगी तो होगा। एक दूसरा, आप जब विल बनाएंगे तो एक एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट करना है, आपको करना ही चाहिए। वो एग्जीक्यूटर एक ट्रस्टी का काम करता है कि आपके बाद आपकी सारी एस्टेट फॉर द टाइम बीइंग उस एग्जीक्यूटर के पास चली जाएगी जो एक ट्रस्टी जैसा है, और वो आपकी इच्छा के हिसाब से जो आपने विल में लिखा है उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा जिनको आपने जैसा देना चाहा है वैसा करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? और एक छोटी सी बात जो अरविंद जी ने उठाई थी, समय कम रहते मैं उसको एड्रेस कर देता हूं। इस गलतफहमी में मत रहना सर कि आपने एफडी में एक नॉमिनेशन कर दिया है, आपने एलआईसी में एक नॉमिनेशन कर दिया है, आपने एक फ्लैट बुक कराया था बिल्डर के यहाँ, वहां वो लिखवाते हैं बुकिंग फॉर्म में नॉमिनेशन का नाम नॉमिनेशन कर दो, आपने वहां एक नॉमिनेशन कर दिया है, तो अब आपके बाद वो प्रॉपर्टी उस नॉमिनी को मिलेगी? नहीं होने वाला है। नॉमिनी आपकी समस्या सॉल्व करने का व्यवस्था नहीं है। नॉमिनी जहां वो एफडी पड़ी है ना बैंक, उसकी समस्या का समाधान करने की व्यवस्था है। ये नॉमिनेशन की व्यवस्था ये है कि एफडी में आपने नॉमिनेशन कर दिया तो बैंक अपनी जान छुड़ा लेगा, उस नॉमिनी को थमा देगा वो एफडी का पैसा। तो अब बैंक को कुछ नहीं कह सकता कोई कि आपने ये पैसा लीगल हेयर्स को नहीं दिया, राइटफुल ओनर्स को नहीं दिया, पता नहीं किसको दे दिया, उसका ये काम नहीं है। वो कहेगा भाई साहब हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो नॉमिनेशन में जिसका नाम था उसको हमने ये प्रॉपर्टी सौंप दी, तो उसको कस्टडी मिलती है, ओनरशिप नहीं मिलती। नॉमिनेशन से नॉमिनी को कस्टडी मिलती है, ओनरशिप नहीं मिलती। ओनरशिप अगर आपने विल लिखी है तो उस हिसाब से मिलेगी जिसको भी मिलेगी, और विल नहीं, विल से जो सक्सेशन होता है उसको कहते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन। वकीलों की भाषा है, कोई खास बात नहीं है। और अगर आपने विल नहीं लिखी है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मिलेगी, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन। हिंदू सक्सेशन एक्ट में दोनों तरीके की व्यवस्था है। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपके लीगल हेयर्स को मिल ही जाएगी। और जो एचयूएफ वाली प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है उसका कानून हमने डिस्कस कर लिया सर। एक चीज और कर दी 2005 ने 1956 ने यह कहा था कि जो आपका एचयूएफ में हिस्सा है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपका कोई फीमेल हेयर नहीं है तो सर्वाइवर को मिल जाएगी, ऐसी चलती रहेगी। और अगर फीमेल हेयर है तो फीमेल हेयर अगर है तो लीगल हेयर्स का हिस्सा तय हो जाएगा, मिलेगा तब जब कोपासनेरी का बंटवारा होगा। ये व्यवस्था 1956 ने दी। 2005 ने यह व्यवस्था बदल दी। 2005 ने कहा यह झंझट नहीं है भाई, अब लीगल हेयर में फीमेल मेंबर हो मेल मेंबर हो ये कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। 2005 के बाद उन्होंने कहा अब जब भी किसी हिंदू मेल की डेथ होगी तो उनका जो एचयूएफ में, कोपासनेरी में, एंसेस्ट्रल में हिस्सा था 1/5 हमारे एग्जांपल में, वो हमेशा और हमेशा लीगल हेयर्स को ही मिलेगा, ऐसा तय होना पाया जाए। मिलेगा कब? जब एक्चुअली में पार्टीशन होगा, लेकिन मिलेगा लीगल हेयर्स को ही। अब चाहे उसमें मेल मेंबर थे कि फीमेल मेंबर थे कि फीमेल मेल दोनों थे, ये क्राइटेरिया खत्म हो गया 2005 से। लेकिन मिलेगा कब? डेथ पर नहीं मिलेगा सर, मिलेगा तब जब एक्चुअली पार्टीशन होगा। तो अगर डेथ पर आपको एक्चुअल पार्टीशन हो रहा है तो उसकी अगेन एडवाइस इज द सेम, फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट बनना ही चाहिए, पार्टीशन डीड बननी ही चाहिए। वरना क्या होगा मालूम? डेथ के बाद जब नए मेल मेंबर्स, और अब तो डॉटर्स भी, नए मेल मेंबर्स, नए फीमेल मेंबर्स जब फैमिली में आएंगे तो शेयर घट जाएगा कोपार्टनर्स का, अगर पार्टीशन नहीं हुआ डेथ पर। तो अगर डेथ पर आपको शेयर फ्रीज करना है सारे मेंबर्स का तो फिर पार्टीशन हो जाना चाहिए।
ये साफ है, ये है कॉन्सेप्ट। तो बस डेथ का कॉन्सेप्ट अलग है, पार्टीशन का कॉन्सेप्ट अलग है, सेल्फ एक्वायर्ड का अलग है, एंसेस्ट्रल का अलग है। डॉटर्स का मैंने आपको बता दिया, नॉमिनेशन का बता दिया, विल्स का बता दिया शॉर्ट में। टाइम शायद पूरा हो गया होगा, हाँ भाई 5 मिनट फालतू ही हो गए, सॉरी फॉर दैट। अब क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा अरविंद जी चलाएं। धन्यवाद विपिन जी, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही तरीके से आपने सब्जेक्ट को लिया। मुझे ध्यान है 1 महीने पहले जब मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट ले लिएगा, तो आपने पहले मना किया था इस पर, ऐसा मैं नहीं लिखा। हमने कहा कि नहीं साहब, आप एडवोकेट हैं, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना है आपको, तो आपको तो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो आपने तैयारी करी और तैयारी करके बहुत सही तरीके से बताया। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा विपिन जी, मैं अगर इसको उचित समझे तो मैं तो सोचा था इसको पार्ट सेकंड भी किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास एक 24 अगस्त का टाइम है, अगर उचित समझे तो। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी रह गई हैं जो हमें, मैं समझता हूं कि ये जो विषय है ये काफी समय चाहिए इसको समझने के लिए और समझाने के लिए, तो इसका पार्ट 2 जरूर होना चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी, बस मेरे मन में भी आपने बात बिल्कुल कर दी है और मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और आज देखिए एक चीज देखिएगा, तरंगे कैसे चलती हैं। आज मुझे नहीं मालूम था कि आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब आएंगे, मुझे नहीं मालूम था। आज उन्होंने अध्यक्षता करी। मुझे कभी विपिन जी ने जिक्र नहीं किया कि पहला केस आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के सामने पेश किया, कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि विपिन जी अक्सर बहुत कम बोलते हैं, मतलब कभी जिक्र नहीं किया। पर तरंगों ने तरंगों से कैसे सामंजस्य कर दिया, यह आज देखने को मिला वास्तव में, कैसे तरंगे एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। आपको मैं बताऊं विपिन जी, हमारे घर भी आ चुके हैं उसके बाद भी। चलिए आप प्रश्नकाल हमारा शुरू होता है। इतना अच्छा इनका स्वभाव है कि ये पता लगा करके मेरा एड्रेस लेकर के मेरे घर आए बाद में भी। बहुत बढ़िया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है जब आए थे। जी अब प्रश्नकाल हमारा शुरू होता है सर। प्रश्नकाल के अंदर पहला हाथ इन्होंने मनोज शर्मा जी ने उठा रखा है, अपने को अनम्यूट करके कर लीजिएगा, फिर एक एक करके जो भी प्रश्न पूछ सकते हैं कोई। मनोज शर्मा जी पूछ लीजिए प्रश्न। सर जिसका प्रश्न हो वो अनम्यूट कर ले, बाकी म्यूट कर ले। आप बाकी लोग अपने को कर लीजिए। यस प्रश्नकाल में यस। उसके आप नहीं है साहब, उसके बाद मनोज शर्मा जी पूछ लीजिएगा। यस साहब। विपिन जी नमस्कार। वैसा मेरा प्रश्न, जब आप वो समझा रहे थे 1956 से पहले की व्यवस्था के बारे में जब आप कर रहे थे बात, तो उस समय आपने ये बताया था कि अगर 5 जनों में को पार्टनरी बढ़ रही है और एक उसमें एक की डेथ हो जाती है, तो वो को पार्टनरी 1/4 हो जाएगी जी। और उसके बाद यदि कोई परिवार में सदस्य पैदा होता है तो वो उस पार्टनरी का मेंबर बन जाएगा। तो जो को पार्टनर की डेथ, जिस को पार्टनर की डेथ हुई है 5th वाले की, उसके बच्चे को तो वो नहीं मिल रही, लेकिन नए सदस्य को मिल रही है। ये मेरा प्रश्न था। हाँ एक्चुअली यही तो था ना सर, व्यवस्था ही ये तो बड़ी एक मतलब एनोमली टाइप की मुझे लगी कि भाई जो बच्चा जीवित है ऑलरेडी। हाँ इसमें क्या है, आज आपको एनोमली जरूर लग रही होगी, लेकिन पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था सर, वो सिस्टम ये था कि फैमिली कभी भंग नहीं होती। फैमिली तो भंग नहीं हो रही, लेकिन अगर उस व्यक्ति का एक जीवित बेटा है, उसको तो आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो नया पैदा हो रहा है उसको आप को पार्टनर बना रहे हैं। राइट। तो जो उसका जीवित बेटा है वो पहले से ही को पार्टनर का हिस्सेदार है ही, उसके सारे ही बेटे को पार्टनर हैं, तो उस को पार्टनरी प्रॉपर्टी में वो सारे बेटे उस समय पर हिस्सा लेकर ही बैठे हुए हैं, है ना। अब उनके जब बच्चे होते चले जा रहे हैं तो उनको भी एक हिस्सा, वो भी को पार्टनर बनते चले जा रहे हैं। असल में मैंने आपको एक चीज मैंने नहीं बताई क्योंकि समय नहीं था, मैं बता देता हूं। मैंने ये कहा सर कि जो प्रॉपर्टी है ना वो को पार्टनरी में ही रह जाती थी, किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलती थी, केवल और केवल तब जबकि एचयूएफ का पार्टीशन हो, है ना। लेकिन जब एचयूएफ का पार्टीशन होता था तब आपका समस्या सॉल्व हो जाएगी। जब एचयूएफ का पार्टीशन होता था तो उसकी व्यवस्था क्या थी कि उस एचयूएफ में सर ब्रदर्स हो सकते हैं और उनके बच्चे भी हो सकते हैं, और तीसरा उनके बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अब जब पार्टीशन होगा, अभी सिंपल करते हैं, 4 भाई हैं और उनके से फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं। तो अब जब पार्टीशन होगा ना सर, तो पहले 4 हिस्से होंगे, 4 हिस्से में 4 फैमिलीज को मिल जाएगा, 4 ब्रांच बन गई, 4 भाइयों की 4 ब्रांच बन गई।
तो वो फिर एचयूएफ में ही गई, बड़ी एचयूएफ की 4 छोटी एचयूएफ बन गई, है ना। और जो हर जो पहली स्टेज में 4 लड़कों के पास प्रॉपर्टी आई, अगर उस एचयूएफ का डिवीजन होगा तो उसके 1/4 हिस्से में से उसके बच्चे हिस्सा लेंगे, तो आपकी समस्या सॉल्व हो गई। कोई क्रॉस टाइटल नहीं बना, तो जब पार्टीशन होगा तो ये समस्या ठीक हो जाती थी वहां पे जाकर के। ये व्यवस्था है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पीएम सक्सेना साहब का है। अरविंद जी, मैं एक थोड़ी सी बात रखनी चाह रहा था आपसे। जी सर, अगर इजाजत दे मुझे। जी सर, आदेश करें। ये टॉपिक जो है इतना लेंथी है कि हम एक सेशन में इसे पूरा नहीं कर सकते सर। वो सेकंड सेशन हो गया सर इसका। इसमें क्योंकि जो है एक सेशन में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा सुनने वालों को। सर सेकंड सेशन हो गया, 24 अगस्त को हो गया सर, हो गया सर किसान। थैंक 24 यू। अगस्त के दिन सर, 24 अगस्त डिक्लेयर हो गई है। 10 सितंबर तक ऑलरेडी बुक एंड साइन स्पीकर 24 अगस्त हो गया सर। तारीख तय कर लेंगे, मेरी डेट्स भी लगी हुई, तारीख तय कर लेंगे। हाँ, वो मंगलवार डेट कर लेंगे आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे सर। और डेट शाम को नहीं लगेगी। हाँ वो ठीक है, सहूलियत से हैं। डेट तो सब सुबह को लगेगी, डेट शाम को कोई लगेगी आपकी। चलिए सर, अगला सर पीएम सक्सेना साहब सर। यस, पीएम सक्सेना साहब। विपिन जी नमस्कार। मेरे 2 क्वेश्चंस विल को रिलेट करते हैं। 2005 के बाद विल से जो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, क्या उसकी सब्सिक्वेंट विल की जा सकती है? विल से, हाँ सर, विल से जो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी वो मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसको मुझे अपने बाद कैसे डिस्पोजल करना है, इसकी मैं विल कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रजिस्टर्ड विल को एग्जीक्यूट कराने की जरूरत होगी कि नहीं होगी? सर एक बात कि विल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिएगा सर, बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिएगा जिसको। हाँ हाँ जी, अनम्यूट कर। यहाँ तक आप क्या करते हो, जब विल लिखते हो तो एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर देते हो, तो वो एग्जीक्यूटर आपकी विल के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर देता है। वही एग्जीक्यूशन है अपने आप में। अगर कोई डिस्प्यूट है किसी तरीके का विल, तो वो एग्जीक्यूटर फिर आपकी विल को लेकर के कोर्ट जाएगा, कोर्ट से एक डिक्लेरेशन लेगा कि दिस इज द जेन्युइन लास्ट विल ऑफ द डिसीज। ऐसा डिक्लेरेशन वो कोर्ट से लेगा। कौन? एग्जीक्यूटर, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं प्रोबेट। तो उस समय जिसको जो आपत्ति दर्ज करानी है वो कोर्ट के सामने दर्ज कराएगा। यानी इससे फॉर एग्जांपल कोई आदमी कहता है कि नहीं साहब, इसके बाद उन्होंने एक और बिल लिख दी थी और वो ये है, या नहीं साहब ये बिल पे तो विटनेस फर्जी है, या जो भी, उस बिल को जो उसको डिस्प्यूट करना है वो कोर्ट के सामने डिस्प्यूट करेगा, और जिसको प्रूव करना है वो कोर्ट के सामने प्रूव करेगा। तो जब वो कोर्ट के सामने इतना ही डिस्कशन है वहां पे सर, इतना ही है कि ये बिल वैलिड बिल है या नहीं है, ये कोर्ट फिर तय करके एक ऑर्डर पास कर देता है जिसको बोलते हैं प्रोबेट मींस उस पर ठप्पा लग गया। विपिन जी आपका अनम्यूट हो गया, खोल लीजिए विपिन जी, आप खोल लीजिए। यस, भाई के विल जब के लिए एग्जीक्यूटर जरूरी है। तो जब प्रोबेट के लिए गए हम कोर्ट में, कोर्ट जब प्रोबेट दे देती है, वो इस बात का डिक्लेरेशन होती है कि ये जो विल है ये फाइनल विल है। अब उसके एग्जीक्यूशन में अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है सर तो सब कुछ हो ही जाएगा। अगर फिर उसके एग्जीक्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिवली दिक्कत आती है तो देन अगेन वन विल मूव टू द कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल, विच इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। पार्टीशन भी कराना होता है, दिक्कत आती है तो फिर आप कोर्ट में जाते हो, पार्टीशन सूट फाइल करते हो, तो वो फिर उस लाइन पर चला गया। डिस्प्यूट है तो कोर्ट ही सेटल करेगा, उस सेंस में एग्जीक्यूशन कोर्ट के हाथ में जाएगा। और अगर डिस्प्यूट नहीं है, बिल को लेकर के डिस्प्यूट है, तो प्रोबेट आंसर है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के या कोई और डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, तो फिर जैसे पार्टीशन सूट डलती है ऐसी एग्जीक्यूशन फिर वो कोर्ट से होगा। यस, चलिए साहब, अब हमारे बीच में आरडी काका साहब हैं कलकत्ता से, वो कोई क्वेश्चन पूछे थे। आरडी काका साहब को व्हाट्सएप पे आया था। आरडी काका साहब पूछ लीजिए। आरडी काका साहब, अगर विल में कोई डिस्प्यूट नहीं है तो एग्जीक्यूशन नहीं। चलिए, आरडी काका साहब हमारे बीच में है कलकत्ता से।
जी जी, हाँ, आरडी काका साहब। क्या सवाल है सर? आरडी काका साहब कहाँ चले गए? चलिए, एचपी सिंह भाई साहब, आपका कोई सवाल था? एचपी सिंह भाई साहब बोलिए। जी सर। ऐसा है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है और उसमें अगर म्यूचुअली हमने फैमिली सेटलमेंट बना के उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर दिया है, भाई ये टोटल प्रॉपर्टीज है, ये 1 2 3 को ये मिलेगी जो है, और इसके बाद में उसका हमने फैमिली सेटलमेंट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और बाद में जिसकी प्रॉपर्टी थी वो उसकी डेथ हो जाती है, उसने बिल नहीं की, फैमिली सेटलमेंट लिखा, बाद में अगर कोई डिस्प्यूट्स होंगे तो वो किस लाइन पे सेटल होंगे? फैमिली सेटलमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया और बिल भी नहीं की। एक प्रश्न तो है कि फैमिली सेटलमेंट होना कोई जरूरी है क्या? मैं बताता हूं क्या है। ये जो फैमिली सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मली सक्सेशन के केस में है, यानी कि कोई हिंदू में कोई डेथ हो गई, उसके बाद में बच्चों ने आपस में फैमिली सेटलमेंट करके और प्रॉपर्टी बांट ली, तो वो फैमिली सेटलमेंट है। उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी बट गई। जो सक्सेशन एक्ट में लीगल हेयर्स हैं उस हिसाब से ना बट करके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि डॉटर्स नॉर्मली अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देती हैं, तो लीगल हेयर्स के नाते तो उनको अधिकार होता है, तो वो फैमिली सेटलमेंट ही है। उसको कई बार हम कहते हैं सर रिलीज डीड, तो वो डॉटर्स रिलीज डीड एग्जीक्यूट कर देती हैं। आपने एग्जांपल लिया कि मेरे रहते रहते मैंने अपने बच्चों के साथ बैठ करके, सबके साथ बैठ करके एक फैमिली सेटलमेंट ड्रॉ कर लिया और सबने साइन कर लिया, तो क्या होगा? अब विल तो मैंने की नहीं सर। राइट आंसर इज कि आपकी अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, और अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का में भी आप हिस्सेदार हो, तो दोनों चीजों का आपको विल ही करनी चाहिए। उसकी ओनरशिप आपके पास है, उसके आपके लीगल हेयर्स का कोई इख्तियार नहीं है कि आप उसको कैसे बांट। उसके लिए आपको किसी का एग्रीमेंट थोड़ा ही चाहिए, उसके लिए आपको कोई बच्चों का एग्रीमेंट नहीं चाहिए, कंसेंट नहीं चाहिए कि ये ऐसी बटनी चाहिए। वो तो आप पूछ लो, ये ठीक है। पूछने के बाद निर्णय तो आप ही के पास है। आपने अकॉर्डिंगली जिसे आप फैमिली सेटलमेंट कह रहे हो उसको विल का रूप दो, अच्छा, और विल लिख दो। और क्योंकि बच्चे उसमें एग्रीड हैं, कई बार तो हमको बच्चों से कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, तो हम विटनेस बाहर बनाते हैं। लेकिन जब आपके बच्चे एग्रीड हैं और वो फैमिली एग्री करके हो रहा है, तो आप उन्हीं को विटनेस भी बना दो, जी जी, है ना। लेकिन उसको विल के रूप दो, क्योंकि अधिकार आपका है, और उसका एक एग्जीक्यूटर बना दो। आप अपनी फैमिली में भी जो सीनियर मोस्ट है लोग उसको भी एग्जीक्यूटर बना देते हैं, जिस पर आपको ट्रस्ट हो कि बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ये फैमिली सेटलमेंट का जो सॉल्यूशन है, ये तो तब है जब विल नहीं थी। जब विल नहीं थी तो आधिकारिक रूप पर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी ऐसे ही बटेगी, वो तो फिर लॉ से बटेगी। अब उस पर बच्चे बैठ करके सेटल कर लें और साइन कर लें, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा वहां। वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसने जो छोड़ा वो छोड़ा, जिसको जो मिला वो मिला, उसमें कंसेंट होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो वो फैमिली सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है जब इन दी एब्सेंस ऑफ विल लीगल हेयर्स आपस में ये तय करते हैं कि हम इतनी इतनी प्रॉपर्टी आपस में रख लेंगे, बहन को इतनी मिलेगी, बेटी को इतनी मिलेगी, जो तो भी है। तो जब आप खुद अपनी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो राइट आंसर इज विल। आप उसको क्यों फैमिली सेटलमेंट बनाते हो? ये मेरा एडवाइस है। चलिए, एचपी सिंह भाई साहब, भगवान कृष्ण की बहन का नाम सुभद्रा था, और सुभद्रा जो है, जब अर्जुन उसको सुभद्रा को लेके जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने ही कहा था कि भैया सुभद्रा तुम रथ को हाँकना। दाऊ शिकायत लेके आए कि अर्जुन हमारी बहन को लेके चले गए, तो कृष्ण ने यही सवाल पूछा कि रथ कौन हाँक रहा था? बोले सुभद्रा। तो बोले कहाँ लेके भागे अर्जुन? वो तो कृष्ण हमारी बहन लेके भागे। एनीवे, तो आपको अरविंद जी एक थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन था, अगर नंबर आ जाए मेरा। हाँ, कहाँ पर है आप? कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? आप आपका के दिखाई दे रहा है सिर्फ। अच्छा। यस, आप बोलिए। यस, आपका नंबर तो हमेशा टॉप पे सर। अरे थैंक यू सर। मेरा सिर्फ विपिन जी से एक बात कहनी है। विपिन जी, जैसे आपने ये बताया कि को पार्टनर जो है एचयूएफ की प्रॉपर्टी की बिल कर सकता है, मेरा सिर्फ कहना यह है कि मेरी जानकारी में जो को पार्टनर के जितने बच्चे हैं उसके हिस्से का जितना उस को पार्टनरी में हिस्सा आएगा उसी की बिल होगी उसमें। हाँ, उसका अपना हिस्सा ही बिल कर सकता है और कुछ नहीं। और वो बाकी का जो हिस्सा, उसको हिस्से नाम से जो हिस्सा आ रहा है, जो और लोगों का को पार्टनरों का है,
उसका हिस्सा बिल नहीं कर सकता वो। सर एक बिल्कुल साफ कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, चाहे वो गिफ्ट हो चाहे वो विल हो। हाँ, जो जिसके आप ओनर हो, जिसका आप जिस प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार है, जो आप पे है वही तो किसी को दोगे, जो आप पे है ही नहीं वो कैसे दे दोगे? मैं क्लियर क्या करना चाह रहा हूँ, हम जनरल कंसेप्ट में ये समझते हैं कि जो एचयूएफ का हिस्सा है वो मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, वो वहां से मेरे को एज ए हेड मेरे हिस्से का वहां से मिल रहा है। लेकिन जो मेरे को पार्टनर है, 1/5, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिया कि फादर का अगर एचयूएफ में 1/5 हिस्सा था तो 1/5 हिस्से की वो बिल कर सकता है, गिफ्ट तो वो नहीं वो 1/5 की भी नहीं कर सकते। मेरा कहना इसमें ये है कि वो जो है, जो उनके फादर के जो और को पार्टनर है, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, वो उसके अंदर उनका जो हिस्सा बटेगा, जो उनको बांटने में हिस्सा आएगा, सिर्फ उसी की बिल हो सकती है। ये नहीं है कि वो मैं वो बात कह रहा हूँ। मुकुल जी क्या है विचार आपका? बिल्कुल सही कह रहे हो साहब अनिल जी। थैंक यू सर। बिल्कुल, इसीलिए एचयूएफ नॉट अ गुड थिंग। एचयूएफ तो अपने जीवन में खत्म कर दीजिए। आपने जितनी प्लानिंग कर ली इनकम टैक्स की, जितना पैसा बचा लिया वो बचा लिया, अब वो उसको डिसॉल्व करिए एचयूएफ को, उसको खत्म करके और तब आप आगे बढ़ के चलिए, तब विल से प्रॉपर्टी आपकी सही टाइटल में जाएगी। देयर आर सो मेनी केसेस जहां एचयूएफ की प्रॉपर्टी आपने तो ये समझ के, जैसे बात हो रही है कि ये समझते हुए कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है और मैंने कर दी, और जब आगे गई, जब वो बिकने की नौबत आई, बच्चों ने, किसी ने उसको, सक्सेसर ने उसको बेचने की बात आई, तो वो गुड टाइटल था ही नहीं उसके पास। द कोर्ट्स हैव डिसाइडेड लाइक दैट, रिपीटेडली केसेस हैं इसमें। तो एचयूएफ प्रॉपर्टी इज अ वेरी वेरी डाइसी गेम, एटलीस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। बैंक वाला आराम से लोन नहीं देता, एचयूएफ की प्रॉपर्टी पे बैंक वाला लोन नहीं देता, आराम से देता ही नहीं। आराम से क्या, देता ही नहीं। अब आप लोग दिलवा दो तो बात और है, वैसे तो उनके यहाँ तो एचयूएफ रिकॉग्नाइज ही नहीं है। हाँ। चलिए, एक प्रश्न काल में जिसका भी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और हमारे बीच में आदरणीय केसी कौशिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के, उनका इन्होंने आया था व्हाट्सएप पे। केसी कौशिक साहब पूछ सकते हैं साहब सवाल को। केसी कौशिक साहब। काकड़ा साहब चले गए हमारे, काकड़ा साहब। चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो देख लिए, वरना फिर प्रश्न मैं अरविंद जी एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। विपिन जी, मैंने बड़े देर से ज्वाइन कर पाया आज आपसे, एक तो माफी चाहता हूँ, बस फंस गया कुछ डिक्टेट कर रहा था तो वो, बट जितना भी मैंने आपको सुना और जो थोड़ा बहुत मेरा ज्ञान है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि विद इन द परमिसिबल लिमिट्स, जो भी हम प्रैक्टिकलिटी देखें, तो विल इज द राइट सॉल्यूशन, विल इज द ओनली सॉल्यूशन। आपको अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल आपके बाद कैसे चाहिए, द राइट सॉल्यूशन इज विल। और जो अभी एचपी सिंह साहब बात कर रहे थे, अगर ऐसा हो जाए कि आपकी विल में आपके जो लीगल हेयर्स हैं वो सहभागी हों, तो इससे बढ़िया चीज नहीं है। आपकी विल हो गई, इससे आपके परिवार की सहमति भी हो गई, तो आप चैन से रह सकते हो कि मेरे बाद मेरे परिवार में झगड़ा नहीं हो। विपिन जी, फिर आपका म्यूट हो जाए जब लोग। विपिन जी खोल लीजिए अपना जैसा। एक मिनट मैं कुछ बोलूं इसमें। मुकुल जी, गाँवों में जो खेती की वो गाँव की जो प्रॉपर्टी होती है, गाँव वाले जो उसको अपने लीगल हायर्स को ट्रांसफर डीड करते हैं गिफ्ट, एज ए गिफ्ट, जिससे कि परिवार में वहां झगड़ा ही नहीं होता उसके अंदर कि ये बिल सही है या गलत है। तो गांव के शहर के कानून अलग हैं क्या? अलग अलग नहीं है। हम लोग शहर गांव वाले झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते कि कोर्ट में जाके हम प्रूव करें, कल को कोई बिल को चैलेंज करे। बिल को चैलेंज बहुत होती हैं, तो इसलिए गांव में जो है वो लेने वाला भी कहता है मैं तो बैनामा कराऊंगा, मेरे हिस्से में जो चीज आ रही है। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी उसमें। हाँ, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है साहब। चलिए सब ठीक है साहब। अब हमारे केसी कौशिक साहब पूछ रहे हैं। साहब केसी कौशिक साहब, आपने खोल लिया है सब? हाँ, मैंने सिर्फ इसलिए खोला है जी सर कि विल ही ओनली सॉल्यूशन, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन एक्सेप्ट विल। और यूपी में तो विल का प्रोबेट भी जरूरी नहीं है। ओके। यूपी में जो विल है
विल का प्रोवाइड भी जरूरी नहीं है। बाकी हर एक में झगड़े होंगे। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें झगड़े नहीं होते हैं, और यदि आप गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट में आपको हमेशा स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, विल इज ऑलवेज बेटर अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक्चुअली वो आज रवि कुमार साहब के कुछ सवाल थे सर, चले गए रवि कुमार साहब, वो आज इसी विषय में चर्चा कर रहे थे मुझसे। रवि कुमार साहब हैं, चलेगा मुझे लगता है। चलिए, अब कोई हो, किसी का प्रश्न हो, 7:25 हो चुके हैं, आजकल हमने टाइम खत्म कर दिया है और का पूछ सकते हैं, किसी का सवाल हो। सेकंड सेशन स्टार्ट होगा 24 अगस्त 2021 को, 24 अगस्त 2021 में है, क्योंकि 10 सितंबर तक सारे स्पीकर हो गए सर। चलिए सर, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, मैं फिर धन्यवाद देना चाहेंगे। दिग्विजय सिंह साहब चलेगा क्या? चलेगा लगता है। नहीं, बहुत बढ़िया सेशन, बहुत बढ़िया, जितना भी मैं सुन पाया। हाँ, तो आप अगली बार टाइम से आइएगा सर। तो और किसी, अजय सिन्हा साहब, कोई आपका सवाल? किसी जेके काले साहब, अजय जैन, पीरवन सिंह साहब, कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं, किसी का नहीं है। चलिए, मैं फिर एचपी सिंह भाई साहब से कहूँगा कि जैसे हमारे विपिन जी को जरा वो बताइए, सब धन्यवाद दीजिए। वैसे धन्यवाद की परंपरा तो नहीं है, पर फिर भी आप 2 शब्द जरा बोलिएगा। एचपी सिंह भाई साहब। कि हमारे इस आध्यात्मिक सत्र जो शुरू हुआ था इसमें, और यहाँ ज्यादातर हमारे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और टैक्सेशन के बड़े बड़े अधिकारी सब लोग हैं। स्पीच के आध्यात्मिक और गीता के सत्रों के साथ साथ जो ये बीच बीच में जो ये आपका टेक्निकल सेशन जो है, ये आगे भी ऐसे चलते रहना चाहिए। और आपने इसको, थोड़ा देर से आया था, 15-20 मिनट में है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से लिया विपिन जी। और आपने पहले रामायण को बोला, और आज मैं आपको फिर आपका ये टेक्निकल सेशन सुन रहा था। ये अपने आप में बड़ा ही एक अनूठी मिसाल है, और अच्छा है कि हम लोग अपने जिस विषय के माहिर हैं, सब्जेक्ट हैं, तो है ही है, उसके अलावा दूसरे विषयों में भी बोलते हैं। इसलिए आपको इस सत्र के हिसाब से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी को मेरा प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम आगे ऐसे ही बढ़ता रहे, आगे ऐसे ही चलता रहे। और हमारे अरविंद जी भाई साहब इसमें नए नए और प्रयोग जोड़ते रहे। ये डॉक्टर्स का प्रयोग है, दूसरे प्रयोग है। और आगे विपिन जी में एक ये था आगे के लिए कि तो बिल हो तो बिल में एक छोटी छोटी किन किन चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये हर आदमी के जीवन की एक आवश्यकता है। और अच्छा हो गया कि अगला एक और इसका आपका हो रहा है, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर रहा अपना। और मैं समझता हूँ आज हमारे 7:28 साथियों, अब हमने जो है ना इसके अंदर टाइम लिमिटेशन खत्म कर दिया है, क्योंकि सारे कार्यक्रम अब हमारे जूम पे उस पर आ जाएंगे अपना। जैसे आप लोग हमारा इन्विटेशन खोलेंगे उसके अंदर आ गया। आज अब पहली बार हमने डॉक्टर पंकज अग्रवाल का था और वो देखा था, तो उसमें हमने देखा कि करीबन 65 लोग देख चुके हैं। मतलब तो ये बहुत अच्छी बात है कि कार्यक्रम में किसी वजह से नहीं आ पाते हैं तो वो लोग आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब और विपिन जी, हम इसको आपकी परमिशन से इसको जूम उस पे अपने पोर्टल जो हमारा अरविंद शर्मा क्या कहते हैं फोरम है, अपलोड करने की आपसे इजाजत मांगेंगे सर। हाँ, यूट्यूब पे। और हम आपसे इजाजत मांगेंगे अरविंद जी, यूट्यूब का आप ना लिंक या जो है एग्जैक्टली जो उसके वर्डिंग्स है वो जरूर बताइए, क्योंकि मैंने अभी कोशिश की यूट्यूब पे, वो कोई लिंक खुल नहीं रहा है। नहीं, अभी आप एकदम जो ऊपर जाएंगे उसको एकदम बटन दबाएंगे, एकदम खुल जाएगा। ठीक है, खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी सुझाव होंगे। और एक चीज का ध्यान रखिए, 15 अगस्त को हमारे 108 हो रहे हैं करीब। उस दिन कोई टॉपिक नहीं हुआ। उस दिन सब व्यक्तियों को कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, मैंडेटरी है सबके लिए बोलना उस दिन। और उसमें कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। उसको सेशन को हमारे जो लेंगे वो लेंगे हमारे नेमा साहब और हमारे आदरणीय नैब साहब या दिग्विजय सिंह साहब अगर रहे तो वो लेंगे। जी जी जी, जी। ये हमारा 108 हो जाएंगे 15 अगस्त को। विपिन जी से भी है कि उस दिन को लीगल ना बोले। विपिन जी बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग हैं। उस दिन को अपना जो वो शाम वाला रंग है ना, जो हमारी 1 और 2 मीटिंग होती रहती है अखिलेश भाई साहब के साथ, जरा उस संदर्भ को भी लेके चले। स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्र होके बोले। ठीक है विपिन जी? हाँ, सभी लोग ऐसे ही बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे यहाँ हाईएस्ट रिकॉर्ड करीबन 48 रहा। मतलब इससे पहले करीबन 42 रहा था। ये बहुत बढ़िया रहा हमारा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सिर्फ कहा कि मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी सब ओम शांति शांति।